तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सारे टॉपिक जो कंजम्पशन फंक्शन वाला था हमारा एक तो, और दूसरा सेविंग फंक्शन वाला, ये पूरा कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है जी। और इसमें जो भी प्रोपेंसिटीज थी वो भी हमने ख़त्म कर ली थी। जो भी प्रोपेंसिटीज थी, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने एपीसी पढ़ा था, हमने एपीएस पढ़ा था, हमने एमपीसी पढ़ा था, और हमने एमपीएस पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियरली पढ़ लिए थे। ठीक है जी। अब जो है आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप देखोगे अपनी बुक में, तो आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है एपीसी एपीएस का और एमपीसी एमपीएस का। ठीक है। वो रिलेशनशिप हम लोग समझ लेते हैं। यूजली रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आता है। ठीक है। 3 मार्क्स का भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है। वैसे ही समझना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हमारे जब इसमें आ रहे होते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प करता है ये वाला पार्ट। ठीक है। वो क्या है इसके लिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जैसे इन्होंने क्या बोला है, हम लोग रिलेशनशिप अभी पढ़ेंगे। ठीक है। पहला तो एपीसी और एपीएस के बीच में है। हाँ जी। तो इसमें आपको जो बेसिक चीज़ है वो आपको इसका फॉर्मूला समझना ज़रूरी है। एपीसी हमारा क्या कहता है, ये सी अपॉन वाई है, और एपीएस क्या कहता है हमारा, ये एस अपॉन वाई है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एपीसी प्लस एपीएस हमारा 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस हमारा 1 होता है। कैसे होता है इसको आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। मतलब ऑब्वियसली आप इसकी तो एक्सप्लेनेशन करेंगे वहाँ पे, बट यहाँ पे इसको तरीका समझा रखा है कि एपीसी प्लस एपीएस आपका 1 होता है। वो कैसे होता है तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये वाला टॉपिक अभी हमें करना है। ठीक है जी। तो एपीसी सी अपॉन वाई है, प्लस एपीएस एस अपॉन वाई है। ठीक है। और इसको ये कहते हैं क्योंकि सारा मैंने आपको बताया था सारा खेल इनकम से लेना देना है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, हम इसको डिवाइड कर देते हैं इनकम से। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है। ये चीज़ होती है। अब ये क्या होता है, y और y कट गया, ये आ गया 1। तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है। इन्होंने ये बात बताई है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बिकॉज जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं आप, तो आपके सामने कभी कभी आ जाता है तो आप निकालने के लिए चाहिए। तो ए बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी एस, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। ठीक है। सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन वाई। ठीक है। न्यूमेरिकल्स के टाइम पे ही यूज होता है ज़्यादातर, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखिए। ये आपका एक रिलेशनशिप है जो कि आपको थोड़ा सा करके दिखाना होता है। ये एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है जी। पहला टॉपिक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पैरेलली, तो प्लीज डोंट वरी कि रिवीजन कैसे होगी, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो कोई भी मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, लेट इट बी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक रिलेशनशिप हो गया। कट शॉट छोटा सा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जिसको ज़रूरत लग रही है, वरना वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। हाँ जी। सो गोइंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, हमारा रिलेशनशिप सेम ही है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है। एमपीसी और एमपीएस। ठीक है। और एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। इनकम से ही डिवाइड करना है बिकॉज अल्टीमेटली इनकम का ही लेना देना है। तो इसमें भी क्या बोलते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे करेंगे इसको, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इनकम से ही डिवाइड कर दिया, ये कट गया, 1 आ गया। ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं अब एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, या फिर एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है। और इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी फायदा है।
फॉर्मूला याद नहीं होगा तो टाई टाई फिश हो जाएगी, टाई टाई फिश। और फिश जिसको पसंद है वो खा सकता है, हम तो चिकन खाते हैं सिर्फ। ठीक है जी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे वीडियो पैरेलली रिकॉर्ड हो रही है। ये दो रिलेशनशिप्स थे आपके एमपीसी और एमपीएस वाले। इससे पहले एपीसी और एपीएस था। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन वाई। एमपीसी एमपीएस 1 होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्योंकि इनकम से लेना देना है तो चेंज इन इनकम दिखा दिया। एमपीसी प्लस एमपीएस 1, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, या एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। इस तरीके से ये किया जाता है। ये छोटा सा रिलेशनशिप, नन्ना सा प्यारा सा रिश्तेदारी एमपीसी और एमपीएस के बीच में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका मैं पहले थियोरिटिकल पार्ट आपको सारा करा देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। आप अपनी बुक में ढूंढिए, मेरी बुक में जो 7.15 पेज है उस पर दिया हुआ है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ये निकालो जरा, आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। किसी को कुछ नहीं समझ आए अनम्यूट करके पूछ लेना, घबराना नहीं कि सर ने नहीं बताया या नहीं समझ आया। प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, प्लीज नीड नॉट टू वरी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है डेरिवेशन। बुक में निकाल लेना प्लीज, ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्कर तक का क्वेश्चन ही आता है, कभी कभी 6 में भी आ जाता है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो ऑफ सेविंग कर्व है, ठीक है, ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन। तो इसमें आप बेसिकली क्या कह रहे हो, आपको सेविंग कर्व जो यहाँ पे है ये तो निकालना है। कहाँ से निकालना है आपको, कंजम्पशन कर्व से निकालना है। यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ये तो जनरल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है काफ़ी बार। उल्टा भी होता है कभी कभी, जो कि कम आता है बट आया हुआ है वो भी बोर्ड में। आप सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व भी निकालते हो। ठीक है, अब कर्व आपको पता होना चाहिए, कर्व पता चलेगा, एक भी कोई बना लोगे तो दूसरा आराम से हो जाएगा। इम्पॉर्टेंटली हमें सिर्फ अभी फिलहाल क्या करना है, पहले ये हम एक टॉपिक समझ लेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से होएगा। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व निकालना है। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ पे जाना है। अब इसमें जो है आपको पहले मैं डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। डायग्राम आप ध्यान से सीखिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे भी, पर आपको बनाना पड़ेगा, तो आप प्लीज ध्यान देना इस बात का। आपको ऊपर नीचे डायग्राम बनाना है। तो जब भी आप जब ए बना रहे होते हो कि कंजम्पशन कर्व से आपको सेविंग कर्व निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप आप ये करो, ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ये आपका सेविंग कर्व है। ठीक है, कंजम्पशन और ये सेविंग कर्व, तो ये दोनों आप ड्रॉ कर लो। ब्रेक इवन आपका यहाँ पे आएगा, ये ब्रेक इवन वाला पॉइंट है। यहीं से आप डॉटेड कर्व नीचे ले जाओ। एग्जैक्टली पहले ड्रॉ कर लेना, क्योंकि नीचे डायग्राम बना दोगे तो आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ से डॉटेड कर्व नीचे ले जाओ। अब आपको जो सेविंग वाला जो वो वाला कर्व है, सॉरी ये वाला इनकम कर्व हो जाएगा आपका, हमने सेविंग लिखी है, ये इनकम है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सेविंग कर्व ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा।
कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम यहाँ पे बनता है, प्लीज ध्यान देना इस बात का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम को कंजम्पशन है, कंजम्पशन कर्व आपका ये वाला है, इनकम यहाँ दिखाई, कंजम्पशन यहाँ पे दिखाई। जब आप ड्रॉ आउट कर रहे होते हो तो आपको इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, ये इनकम कर्व चली गई, ये आपकी कंजम्पशन कर्व, ये ब्रेक इवन है, मैंने आपको बता दिया ब्रेक इवन क्या होता है, और जहाँ ब्रेक इवन होता है वहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर बराबर होती है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब नीचे वाला डायग्राम साथ साथ ना बनाए, इसको आप जब ये ऊपर वाला डायग्राम जब आप बना रहे हो तो ये जो लाइन है यहाँ से इसको बिल्कुल नीचे तक ले जाओ, एंड ऑफ द पेपर तक जहाँ पे भी बना रहे हो, फिर नीचे वाला आप कर्व बनाइए इस तरीके से। तो जैसे आप इसको लेकर आए नीचे, ये वाली लाइन बनाइए, फिर इस तरीके से आपका ये हो जाएगा वाई एक्सिस, आपका ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इजी रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट पे लेके जाना है, ये आपको नेगेटिव इंटरसेप्ट पे लेकर हुए जाना है। नेगेटिव इंटरसेप्ट पे आप जैसे लेकर आएंगे वहीं से इस लाइन को कट करते हुए, ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को कट करते हुए आपको लेके जाना है, तभी आपका सेविंग यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ से कट मार के आप ऊपर ले जाइए, सेविंग 0 है बिकॉज इनकम कंजम्पशन जो है इक्वल हो रखी है, यहाँ पे सेविंग 0 है। और ये जो पोर्शन था मैंने आपको पहले भी बताया था, ये -C बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं, जो कि यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम लोग डिश सेविंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये डिश सेविंग होती है, ये वाली लाइन, और ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि जो पैसा आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बन जाता है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और बुक में ही आप लेफ्ट साइड में डायग्राम के देखोगे तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी, ठीक है। वही वाली एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वही आपको एज इट इज़ लिखनी होगी, उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना होगा, एज इट इज़ आप लिख देंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग जो पैरेलली चल रही है वो क्लियर है, बाकी आप बुक में देख लो तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम बनाने का तरीका यही है, स्टेप देखने हो तो वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये कौन से मिनट पे है, लगभग 10वें मिनट पे, 10वें 11वें मिनट पे है, ठीक है जी। इसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी को नहीं समझ आया तो अनम्यूट करके पूछे, किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो फटाफट अनम्यूट करके पूछ सकता है, जिसको नहीं, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ओके कूल, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो क्या है, एक्सप्लेनेशन कोई यहाँ पे कोई नहीं है, रॉकेट साइंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा यही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये कर्व बनाना है, ये कर्व ड्रॉ आउट करना है, इधर से ये करना है, इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट है उससे पॉइंट नीचे जा रहा होगा, सेविंग 0 हो जाती है वहाँ पे बिकॉज इनकम कंजम्पशन बराबर होती है। नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो डिससेविंग हो जाएगा, वही डिससेविंग यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बन जाता है, यही लिखा होगा। अब ये जो मैंने आपको क्या बताया, कंजम्पशन कर्व से ऑटोनॉमस कर्व से सेविंग कर्व तक जा रहा है, तो ये आपका कंजम्पशन कर्व है और ये आपका सेविंग कर्व है, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ पे दिए होंगे, ये दोनों की दोनों चीज। तो इसमें आपने यहाँ से यहाँ पे गए हो, जब ये उल्टा क्वेश्चन आता है सेविंग से कंजम्पशन, तो इसको ऊपर कर देना और इसको नीचे कर देना, बस, और कुछ नहीं करना है। ये पहले ड्रॉ करोगे और इसको पहले ड्रॉ कर लोगे तो लाइन नीचे खींच लो, उसी लाइन पे कट मार दो तो ब्रेक इवन आ जाएगा और बाकी चीजें ड्रॉ हो जाएगी। ये करना है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप भी बना के देखना, एक बार कर लेना, मुझे ज़रूर भेजना कि कैसे ड्रॉ आउट होएगा, उल्टा करना इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आप लोगों का, सेविंग का ऊपर लेना, कंजम्पशन नीचे। मेरे को डायग्राम बना के सारे आज भेजेंगे, ठीक है जी। सेविंग कर्व टू कंजम्पशन कर्व मेरे को आज बना के भेजोगे। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व लिख लो एक जगह, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ओके। इसका जैसे आप थ्योरी दी हुई है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपके लिए। तो पहले वाला केस है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो यही बोलते हैं सीसी कंजम्पशन कर्व है, ओवाई इनकम कर्व है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, सेविंग 0 है, एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व जो है एस से शुरू होते हैं नेगेटिव इंटरसेप्ट से, कंजम्पशन कर्व सीसी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ओवाई एट पॉइंट ई, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है।
कंजम्पशन और इनकम बराबर बराबर होती है इस पॉइंट पे, ये बता दिया इन्होंने, ये बताया, उसको जोड़ के हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। और वो जो मैंने आपको उसका बताया उल्टे वाला, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो सेविंग वाला ऊपर चला जाएगा और कंजम्पशन नीचे, ये मेरे को आपको करके भेजना है एज इट इज, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है सारा लिख के, वैसे आप सारे लोग मुझे करके भेजोगे, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे ये ग्रे बॉक्स में लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ये ग्रे बॉक्स है, ठीक है, ये ग्रे बॉक्स, यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि इसको उल्टा लिखना है, तो वही सारे पॉइंट्स ये लिख के बाकी ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स है उसको उल्टा आपको मेंशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। स्टिल किसी को नहीं समझ आया है तो अनम्यूट करके पूछ ले, अगर आगे है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो प्लीज, within 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God, bye bye. ओके जी, अब जो है कहानी नहीं है तो ऑलमोस्ट ये हमारा टॉपिक सारा खत्म हो गया है, ठीक है जी। अब जो है हमारे पास जो अब देखा, जैसे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हमने इनकम देखा था, हमारी इनकम डिपेंडेंट होती है इनकम से, हम कंजम्पशन करते हैं, हम सेविंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन और सेविंग तो हमने पढ़ लिया फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा बच गया था। वैसे हमने क्या पढ़ा था कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या कहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, हमारा इन्वेस्टमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे चलता था, कर्व इसका इस तरीके से पैरेलल, तो यहाँ पे अगर 50 फिक्स है तो चलता रहेगा, 50 पे 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 अरब की इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बट इसको इन्होंने जो है यहाँ पे थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया है कि क्या है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपकी बुक में है, नेक्स्ट टॉपिक ही है उसका। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। तो आप घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, बिल्डिंग लेते हो, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कुछ और नई चीज़ बनाए, मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब इन्वेस्टमेंट की तरह आता है, विच लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट किस में करते हो, ताकि आप फर्दर प्रोडक्शन आप कर पाओ उन सब चीज़ों से। स्कूल खोलोगे बच्चे पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज खोलोगे बच्चे, आप इंडस्ट्रीज खोलोगे लोग काम करेंगे, पैसा जनरेट होगा। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इन लोगों ने जो है 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये 1/2 मार्कर का टॉपिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है बट बोर्ड में आया हुआ है तो आपको ध्यान देना है। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी, और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें यहाँ पे बताइए, हाँ, और बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या करती है, ये गवर्नमेंट करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये वेलफेयर के लिए किया जाता है। तीसरा, ये फिक्स्ड रहता है, कोई चेंज इसमें नहीं आता, ठीक है, नो चेंज, इसमें हम कोई भी बदलाव लेकर नहीं आएंगे। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे कहलाती है। उसका जो कर्व बनता है, कर्व आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है जी। ऑटोनॉमस तो ये हो गया। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है और ये डायनेमिक होता है, ठीक है, ये चेंज इसमें आता रहता है, बहुत चेंज आता है, जैसे जैसे इनकम में आपके बदलाव होगा वैसे वैसे इसमें भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में बदलाव होगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है,
ठीक है। तो यहाँ पे इनकम है इस तरह, नीचे इनकम ही होती है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इनकम कम है, इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ये इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है और डायग्राम भी इसमें बनाया हुआ है और डिफरेंस बिटवीन भी इसका लिखा हुआ है, वो आप सारा पढ़ना है, आपको इम्पॉर्टेंट है, उसको आप मार्क कर लीजिए बुक में तो याद रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, कैपिटल एसेट्स में करते हो, ऑटोनॉमस इंड्यूस होता है, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए करती है, फिक्स रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता, इनकम बढ़े चाहे कम हो फिक्स्ड ही रहता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, डायनेमिक है, इसमें चेंज आता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है और आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ती है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है जी। ये बेसिक सा ये है। अभी इसके आगे और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें समझने वाली है। अब ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे, सब लोग चाहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, हम लोग करते हैं, बिल्कुल है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वो क्या? वो ये, हम ये देखेंगे कि हमें इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, क्या हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारा बढ़ के निकलेगा, हमें प्रॉफिट होएगा, ठीक है, ये चीज़। और जो कर रहे हैं क्या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए जो है सूटेबल है, तो बहुत अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। बेसिक लेवल पे एक इंसान यही कंसिडर करता है कि ये मेरा पैसा सेफ़ है, मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, या मैं इसको लोन लेके पैसा लगाता हूँ, मेरा पैसा सेफ़ रहेगा, मुझे रिटर्न जो चाहिए वो मिलेगा, तो ये बेसिक चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने उसका नाम दिया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। तो ये कीन्सियन थ्योरी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, पीछे भी बताया था, साइकोलॉजिकल है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादातर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब हम लोग कर रहे होते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं विच इज इंड्यूस्ड, ठीक है, किस लिए करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे कंसिडर की जाती है, सबसे पहली बात मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और सेकंड इन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें हमें यहाँ पे देख के चलती हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें अब देखो यहाँ पे मार्जिनल के बारे में बात करी जा रही है, तो हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी। अब जैसे क्या होगा कि एडिशनल पैसा जो भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, क्या उससे जो है हमारा जो है जो एफिशिएंटली हम लोग कर पाएंगे, एक तो करते तो हैं ही, क्या वो निकल पाएगा हमारा जो हमें प्रॉफिट निकालना है या इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न जो चाहिए, वो चीज़ें हम लोगों को देख के चलनी पड़ती है, तो वो हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी में देखते हैं। तो आप एक बार बुक देखेंगे, बुक में देखो लिखा हुआ है MEI क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में MEI बोला जाता है, MEI, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को ROI शॉर्ट फॉर्म में ROI, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल एफिशिएंसी रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे एडिशनल, क्योंकि मार्जिन आ गया, देखो मैंने पहले भी आपको समझ आया था, मार्जिनल एडिशन होता है, जो भी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपको क्या रिटर्न आएगा। MEI जो है दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, MEI जो है दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर आप जो भी MEI कर रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहली चीज तो इसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, पहला है सप्लाई प्राइस, ठीक है जी, और दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक है, ये दो चीजें आप लोग देख के चलते हो। सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या कहता है, आप इन्वेस्टमेंट तभी करते हो तो पहली बार ये देख के कि क्या
जो सप्लाई प्राइस है करंट का सप्लाई प्राइस करंट पे, वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट कितने प्राइस पे करी जाएगी, उतना पैसा है आपके पास। दूसरी बात, उससे आप कितना यील्ड निकाल सकते हो, कितना काम आप करके निकाल सकते हो, अलग अलग डिपेंड करता है क्या क्या सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे देखो, आपके थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू सप्लाई प्राइस। क्या होता है सबसे पहले, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू असेट ऑफ दैट काइंड। इट इज द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल असेट कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस। फॉर एग्जांपल, if a machine of 10,000 is replaced in place of old machine, then 10,000 is the supply price. Simple as that. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, बहुत छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। अभी देखो, अभी आप मार्केट जाओ और आप बोलो कि मुझे स्कूटी खरीदनी है। स्कूटी खरीदने जाओगे, जुपिटर लोगे, एक्टिवा लोगे, माइस्ट्रो लोगे, जो भी लोगे, ठीक है। वहाँ पे इस टाइम पे लगभग जो है 65-70 हज़ार के आसपास चल रही है वो, ठीक है, 65-70 इस तरीके से। जब अब मैं बात करता हूँ 90s की, 97-98 में जब स्कूटी आई थी, TVS की स्कूटी, वो सिर्फ 25,000 रुपये की थी। क्या थी? सिर्फ 25,000 रुपये की। आज कितने का है वही चीज़? 70,000 रुपये की, ठीक है। स्कूटी वही है, टू व्हीलर है, उतना ही सीसी का है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो जाता। तो सप्लाई प्राइस, करंट का सप्लाई प्राइस क्या हो गया पुरानी चीज़ को चेंज करने का? 70,000 रुपये, पहली चीज़, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे है। अगर इसको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान के चलो किसी का कोई काम है, जैसे फॉर एग्जांपल कीरत का एग्जांपल लेते हैं। तो कीरत के घर, जैसे कीरत के फैमिली बिजनेस में उनके पास एक आटा मिल भी है, आटा चक्की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम उसमें बात करते हैं तो कहते हैं, जैसे 2 या 3 आई थिंक कीरत के यहाँ लगी हुई है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम बोलेंगे कि नया लगाना है, हाइयर एफिशिएंसी के साथ है और जो है जल्दी जल्दी काम करके देगा, तो मान लीजिए तीनों मशीन चेंज करने के लिए कीरत को लग रहे हैं 6 लाख रुपये। उस टाइम पे पहले जब मशीन लगाई थी तो 1.5 लाख रुपए में लग गई थी, क्योंकि उस टाइम सस्ता था, बहुत पहले का लगा हुआ है। तो आज जो सप्लाई प्राइस है 6 लाख रुपए का, ये हो गया सप्लाई प्राइस, ठीक है। तो 3 मशीनें, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ। 3 आटा जो पीसने की मशीन है, ठीक है, ठीक है, उसका सप्लाई प्राइस हो गया 6 लाख रुपए, ठीक है, वो भी 6 लाख। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड देखेंगे, उसमें क्या होगा, गेहूं डालोगे आटा निकलेगा, ठीक है, हमें वो नहीं बनना, ठीक है। एक तरफ आलू डालो, एक तरफ सोना निकालो, एक तरफ से आलू डाला, एक तरफ से सोना निकाला, ऐसी मशीन बन भी नहीं सकती है। तो हम इधर से गेहूं डालेंगे, उधर से आटा निकलेगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या कहता है? इट रेफर्स टू नेट रिटर्न, नेट ऑफ ऑल कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। अब जैसे इस कीरत ने क्या सोचा कि 6 लाख रुपए मैं लगा रहा हूं, मेरा 20 साल का तो काम हो गया, 20 साल मुझे कुछ नहीं करना होगा, कोई दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें भी 20 साल बाद आई है, इसमें भी 20 साल बाद, कोई मान के चलता हूँ टेंटेटिव 20 साल तक मुझे आंख बंद करके कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसीप्ट्स ऑफ 1200, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो 10,000 की मशीन खरीदी है वो 1200 जो हमें रिसीप्ट दे रही है, और उसका खर्चा जो चलाने का 200 रुपये है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ जाएगा 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। तो जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख कर लेते हैं इसको फॉर एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। और 10 लाख को करने में, जैसे इसका खर्चा है चलाने का, मान के चलो 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपए इसका जो है, हाँ, खर्चा आ जाएगा। तो 10 लाख में से आप 1 लाख माइनस कर दो, 9 लाख रुपए आपके बचेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपका जो है, जो एक तरीके से हो गया, एक तरीके से 9 लाख रुपए हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या करोगे, MEI का जो निकालने का फॉर्मूला है, जो बुक में आपके लिखा हुआ है, तो आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड आया 9 लाख रुपए, ठीक है, और आपने मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो ये जो भी आएगा फाइनली लगभग 9% के आसपास आएगा ये, हाँ 9% के आसपास आएगा। देख भी लेता हूँ, 2 ये बढ़ गए 10, 1 2 3, ठीक है जी, तो ये 0 कट गए, 4, तो ये हो गया लगभग 90% होगा, सॉरी 9% नहीं 90%, क्योंकि 9 लाख रुपए 10 में से 90, 9 लाख रुपए का प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ गया ना, तो लगभग 90% का ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड बना, मार्जिनल एफिशिएंसी। तो MEI हमें निकालने का तरीका ये हो जाता है
इसको अगर आप फॉर्मूले में लिखोगे एमईआई को, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ये वाला, डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस एसपी इंटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इंटू 100। तो कोई भी अगर बाई चांस क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया इसमें कैलकुलेशन में, वरना इसी तरीके से किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इंटू 100, ये एमईआई का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। ये समझ आया आपको कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ ले। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ठीक है, बट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़ है, एमईआई तो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ। सप्लाई प्राइस मैंने बता दिया और ये भी बता दिया, प्रोस्पेक्टिव, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दूसरा जो कंसिडरेशन है वो इन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। There exists an inverse relationship between rate of interest and volume of investment. At a high rate of interest, investment spending will be less and vice versa. Rate of interest क्या होता है? ये मार्केट का होता है, बैंक, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी कम होएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होएगी, ठीक है। सिंपल सी बात। टेकिंग बैक टू कीरत ने बोला 6 लाख रुपए की मशीन में लगा रहा हूँ, बैंक से मुझे लोन लेना पड़ेगा। अगर वो बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो बोल रही है बैंक 5 मशीन पे लोन लेना है, हाँ 20%, तो बोलेगा यार 20% पे तो मैं लोन लूंगा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। कोई नहीं, एक काम करते हैं, 3 मशीनें लगा के 2 मशीनें लगा लेता हूँ, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा, वो बोलते हैं बैंक आपको दे रहा है, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, मशीन लगानी है, काम करो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको 8% पे दे देंगे। तो कीरत बोलेगा चलो यार ये 3 है, हम तो 4 मशीनें लगा देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है, क्योंकि चैप्टर इसी तरीके का है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होएगा, इन्वेस्टमेंट कम करोगे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होएगा, इंटरेस्ट कम होएगा, इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करोगे। अब इससे लेना देना क्या है? इन दोनों का रिश्ता है, एमईआई और आरओआई का, ठीक है, सिंपल सी बात। अब जैसे बुक का एग्जांपल देखो या मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, हाँ जी, ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जब आप ये एमईआई निकाल लेते हो, ठीक है, आपको दोनों चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती है, एमईआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये पैरेलली चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट 20% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है 10%, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 20% है, मतलब अपना मशीन लगाई, उससे आपने देखा प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल रहे हो 10% मुझे मार्केट में लेना है, तो इन्वेस्टमेंट आप क्या करोगे, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा इन्होंने बोला ये फेवरेबल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, आपको रिटर्न ज्यादा आ रहा है, आपको रिटर्न ज्यादा आ रहा है और मार्केट में आपको 10% बाहर देना पड़ रहा है, तो आपको इफेक्ट जो है नेट इफेक्ट 10% का हो गया, तो आप फायदे में हो, फायदे में इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर नुकसान है, जैसे एमईआई आपका 10% आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा, लेमैन बंदा तो नहीं करेगा, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या है, इधर तो पॉजिटिव का, यहाँ पे आप देखोगे तो इधर तो आपको इस केस में प्लस 10% का फायदा हो रहा है, यहाँ पे माइनस 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे। ये ही पूरा आपका टॉपिक था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये पूरा आपका टॉपिक है, ये वाला,
ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल बिजनेसमैन बन के सोचो, वही इन्होंने बताया, बस ये फॉर्मूले का चक्कर है और कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की थी, ऑटोनॉमस और इंड्यूस। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट करती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखते हैं, विच इज इंड्यूस। प्रॉफिट मोटिव के लिए दो चीजें देखी जाती है, एमईआई आरओआई। एमईआई को निकालने का तरीका प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100, जो भी निकल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देख के चलना पड़ता है। अगर आप पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हो एमईआई को, तो एमईआई आपका फायदे वाला है 20%, और आरओआई 10% है, जो नेट आपको 10% बचेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करोगे, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो इंटरेस्ट है या लोन है मार्केट में खत्म हो जाएगा, तो आपको फायदा ही देगा आगे। और एमईआई अगर कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, तो ये इन्वेस्टमेंट करना फेवरेबल ही होगा, बिकॉज आप इसमें नेगेटिव में रहोगे हर साल। 5 साल के लिए भी लोन लेते हो तो -50% से नीचे हो जाओगे, तो ये इन्वेस्टमेंट करना फेवरेबल नहीं होगा। यही इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? जिसको नहीं आई है वो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लें, एक बार देख लो आराम से, ठीक है। और हम इतना ही कर रहे हैं, मैं और डेटा नहीं करा रहा, जितना करा दिया है मैंने अभी तक फ़िलहाल, एक बार ज़रा गो थ्रू करो, और फिर हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे फिर, ठीक है जी। फटाफट देखो, अभी हमारे पास 10 मिनट है, जितना जो कराया है हमने सब चीज़ें वो फटाफट देखो, किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, अपने तक ना रखें डाउट्स, पूछें, दूसरों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं। बी कॉन्फिडेंट, आस्क डाउट्स। क्वेश्चन पूछने वाला सबसे महान व्यक्ति होता है, नहीं पूछने वाला तो होता ही है। जितना पढ़ाया सारा थ्योरेटिकली रीड करो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछो। दिल का दरिया, बुक वाली रीड कर लेना सारे, बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक में सारा रीड कर लो, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछो। ना दीपिका आई है, ना प्रियांशी, अंकित ने छोड़ दिया, ये भी अंग्रेज लोग हैं सारे के सारे। तनिष्क, वंशिका, कीरत, गुरुवंश, ईशान, एक बार देखो, पूछना है कुछ तो बताओ। टॉपिक क्लियर है? प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बता दो एक बार। ठीक है गुरुवंश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तनिष्क तुम्हें भी क्लियर है? कीरत भी क्लियर, ठीक है जी, ठीक है। स्टिल आप इसकी थ्योरी एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा पोर्शन हमारा थ्योरेटिकल इसका बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, वन ऑफ द ईजी न्यूमेरिकल्स है इसके फ़िलहाल। उसके बाद थोड़े से मुश्किल नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड शुरू होते हैं, वो बाद में हम लोग फिर धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय तनिष्क, वंशिका, गुरुवंश, कीरत, निशान, बाय। थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय सर, बाय।